हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ चुके हैं? फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में हमने पढ़ा फिजिक्स क्या है। क्या पढ़ा? सबसे पहले फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है। उसके बाद फिजिक्स के रिलेशन पढ़े हमने। याद होगा कि बाकी जो साइंस आपकी जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, एस्ट्रोनॉमी है, इनके साथ फिजिक्स किस प्रकार से जुड़ी हुई है, सोसाइटी से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। टेक्नोलॉजी क्या है, थ्योरी क्या है, फिजिक्स के अंदर स्कोप क्या क्या है, एक्साइटमेंट क्या है इसके अंदर, इसके प्रिंसिपल क्या हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा लास्ट में हमने? फंडामेंटल फोर्सेस। क्या पढ़ा था? फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, किसके ऊपर? लॉज ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर। लॉज ऑफ कंजर्वेशन। देखो, सबसे पहले तो आप कंजर्वेशन का वर्ड का मतलब समझो। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर, जो हमेशा टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं हुई। मतलब उनकी जो क्वांटिटी पहले थी आज भी उतनी ही है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब ये ब्रह्मांड बना, ये यूनिवर्स बना, उस समय पे जो जितनी थी उतनी ही आज है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, प्रवचन वाली बात है भाई, ना तो आदमी कुछ बना सकता है ना ही कुछ खत्म कर सकता है। बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदल सकता है। जो भगवान ने बना दिया, जो नेचर ने बना दिया, वो चीजें उतनी ही है। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। एनर्जी, एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी और मास ये तो एक जैसी है तो सब कुछ एनर्जी वैसे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है, लीनियर मोमेंटम वगैरह, यानी कि मोमेंटम पढ़ेंगे। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है। और क्या पढ़ेंगे? चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, मेन तो यही आपकी एनर्जी क्या है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या है, और चार्ज क्या है। देखो, सुनने की बातें ज्यादा है, ये ज्यादा इसके अंदर लिखने की या उसकी वो है नहीं, बस समझना है इन बातों को कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज जो हमने बातें की है, और भी जैसे सब कुछ इनसे बना हुआ है वैसे, जिसके अंदर मास है, हर चीज की वस्तु के अंदर मास है, एनर्जी, हर चीज। तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी नेचर की क्या है? कंजर्व्ड है। उनको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे कोयला है, कोयले को आप जला दोगे, राख होगी, तुमने कह दिया हमने खत्म कर दिया इसको, खत्म नहीं हुआ कोयला, उसका रूप बदल गया, कुछ राख में हो गया, यानी कि मास वगैरह में, बाकी क्या होगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना आपके? इस प्रकार से कोई भी चीज कभी नहीं बदलती है। जैसे अगर मैं इसके मार्कर को बनाऊंगा, किससे जुड़ा हुआ है? मास से बना हुआ है सारा सारा। ठीक है ना, क्वांटिटी इसके अंदर। अब यहाँ से इसको नीचे गिरा दूंगा तो कुछ एनर्जी इसमें थी, बाद में थी, सब क्या रहेगी? आपकी अनचेंज होती है। टोटल एनर्जी आपकी क्या रहती है? हमेशा ही कंजर्व रहती है। सुनो, अगर आपको सुनना है ध्यान से, बस ज्यादा कुछ लिखने की बात है नहीं इसके अंदर, सुनना। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओ एनर्जी, पहले इसको सुनो आप। ठीक है, ये आगे भी आएगा तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो, मान ले ये हाइट है h, कितनी हाइट है? ये h हाइट है, टोटल कितनी है? h। ठीक है, ये पॉइंट A, यहाँ पे कोई पॉइंट B, इस साइड लिख देता हूँ B, और ये पॉइंट है C। यहाँ पे मेरे पास कोई गेंद है या बॉल है, कोई भी, समझ गए? अच्छा, इस टाइम पे शुरुआत में जब यहाँ पे मेरे पास गेंद है इस हाइट के ऊपर, ये ग्राउंड है, अर्थ आपकी जो भी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी
एट पॉइंट ए। बताओ इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, हाफ mv²। पढ़ा है 9th क्लास में इतना। तो वेलोसिटी क्या है इधर, जब इसको मैं पकड़ा हुआ हूँ गेंद को, रुकी हुई है गेंद, तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी यानी कि यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और फाइनल भी कितनी है 0 है। भाई गेंद को मैंने ऐसे पकड़ रखा है इधर साइड के ऊपर, तो रुकी हुई है दोनों की दोनों, इनिशियल कर रहा है फाइनल कर लूँ मैं। वेलोसिटी कितनी है 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास यहाँ पे 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, कोई भी डिस्टेंस हाइट, और इस ग्राउंड से यहाँ की हाइट कितनी ले रखी है हमने h, कितनी ले रखी है h हाइट ले रखी है एम जी, यानी मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी है 0। ठीक है, ये जब मैंने इसको यहाँ पे पकड़ रखा था, इसके पास जो नेट या टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ये तो होगी टोटल एनर्जी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी mgh। देखो कोई भी गेंद है उसके पास क्या होगा, मास तो होगा ही होगा, m है इसके पास, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब इसको अपनी तरफ की ग्रेविटी है, g भी है इसके पास, और कितनी हाइट पे h पे, तो ये तीनों चीजें हैं गेंद के पास, मास भी है, ग्रेविटी भी है और हाइट mgh। हाँ, वेलोसिटी नहीं है इस टाइम पे शुरुआत में यहाँ पे, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgh, टोटल एनर्जी इसका मतलब कितनी हो गई mgh एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी mgh है, ठीक है ना। अब यही बात बताने आपको, जब यहाँ पे मेरी mgh है तो मैं किसी भी पॉइंट पे लूंगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। इस गेंद के पास यहाँ पे ए पॉइंट पे जितनी एनर्जी है, अब किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो उन दोनों का कुल जोड़ हमेशा mgh ही आएगा, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी है जब नीचे ग्राउंड पे टकराएगी या बीच रास्ते में कहीं पे भी आएगी, इसकी mgh जो एनर्जी है टोटल एनर्जी कभी भी ना तो ज्यादा होगी ना कम होगी, अनचेंज रहेगी, और उसी को बोलते हैं कंजर्व। ठीक है, इस एनर्जी की वैल्यू ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, जितनी है उतनी रहेगी टोटल एनर्जी। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकती है, समझे मेरी बात। जैसे मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी देता हूँ, हमारे पास हीटर चलता है या कोई भी बल्ब जलता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसमें कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। ठीक है, हम कितने भी हाइड्रोजन बम बना ले, कितने भी परमाणु बम बना ले, कितने भी मशीन बना ले, इस यूनिवर्स जब ये यूनिवर्स बना उस टाइम पे जितनी एनर्जी थी आज भी उतनी ही एनर्जी है। ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बम बना लेंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा पावर स्टेशन बना एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी उतनी ही है, बस उसका रूप बदल दिया हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। जैसे एक पॉइंट के ऊपर हमारी टोटल एनर्जी आई mgh। अच्छा, पॉइंट बी पे देखो, पॉइंट बी, इस पॉइंट पे देखो, ये मान लिया मैं ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है, ये x हाइट के ऊपर है, कितनी हाइट के ऊपर है x के ऊपर, ठीक है। तो इधर इस पॉइंट के ऊपर जब गेंद इसको नीचे गिराऊंगा मैं इस गेंद को ऐसे, जब ये गेंद यहाँ पहुंच चुकी होगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एट पॉइंट बी पे, हाफ एम मास v²। और v² क्या होता है, आपके पास इक्वेशन पढ़ी थी आपने, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2g। ठीक है, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास इस गेंद की कितनी थी शुरुआत में जिसको पकड़ के रखा था 0, यानी कि v² मेरे पास कितना आ गया यहां से 2gh, यानी कि हाइट। ठीक है, और h इस पॉइंट के ऊपर हाइट कितनी है, कितनी डिस्टेंस पे है ग्राउंड से, x डिस्टेंस पे है, यानी मेरे पास यहाँ पे h कितना है 2g। h का मतलब होता है हाइट। शुरुआत में तो इतनी हाइट थी h,
अब गेंद यहाँ आ गई बी पॉइंट पे बात करें हम, और ये कितनी ऊंचाई पे मान रखा है मैंने, एक्स हाइट पे मान रखा है। कितनी पे मान रखा है, एक्स हाइट पे मान रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे पास इधर हाफ एम वी स्क्वायर की जगह इस चीज को पुट करूंगा मैं, वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा ये 2gx, और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी एट पॉइंट बी कितनी हो गई एम जी एक्स। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या फॉर्मूला होता है, एम जी एच, हाइट एम जी, मास थोड़ी बदलता है, ग्रेविटी तो वही रहेगी जी, एच मतलब हाइट, इस पॉइंट के ऊपर हाइट, ठीक है। टोटल इसकी हाइट कितनी हो गई, अब पहले कितनी थी एच, कितनी माइनस हो गई इसकी, ठीक है, एच माइनस टोटल में से ये माइनस कर दूंगा, इतनी हाइट बची इसके पास, और टोटल एनर्जी मेरे पास होगी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी है एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम जी एच माइनस एक्स, यानी कि एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर एम जी एक्स, इससे ये कैंसिल, यानी कि टोटल एनर्जी मेरी है बी पॉइंट के ऊपर कितनी बनी एम जी एट पॉइंट बी। देखो बी पॉइंट पे भी कितनी है टोटल एनर्जी एम जी एच, ए पॉइंट पे भी कितनी है एम जी एच, सी पॉइंट पे देख लो, सी पॉइंट के ऊपर जब गेंद बिल्कुल यहां पहुंच जाएगी, ठीक है समझ गए, तो यहाँ पे एच हाइट कितनी हो जाएगी जीरो, यानी कि एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो, जीरो हो जाएगी सी पॉइंट पे, क्योंकि हाइट कितनी है ग्राउंड के पॉइंट पे, जब गेंद यहाँ से नीचे गिर जाएगी तो हाइट तो जीरो हो जाएगी। अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो, सिर्फ क्या बचेगी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल टू 2g h, हाइट पूरी हो गई भाई यहां से यहां तक की, कितनी हाइट है ये h हाइट तक इसने कवर किया है, हमें क्या है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ये तो हो गया जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी इसकी इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि वी स्क्वायर आ गया मेरे पास 2g, क्योंकि ये जो गेंद यहाँ से जब ग्राउंड तक आई है तो इसने कुल कितनी हाइट कवर की है, कुल हाइट कितनी कवर की नीचे तक आने में एक्स हाइट कवर की है। जब बी पॉइंट पे आई थी तो कितनी हाइट कवर की थी इसने, इस पॉइंट से यहाँ तक आई थी तब कितनी की थी एच माइनस एक्स हाइट, और जब यहाँ से पूरी नीचे गिर गई तो कितनी हाइट कवर कर ली एच, समझ गए। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं 2gh, 2gh, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरी एम जी एच, यानी कि टोटल एनर्जी जो हो गई एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जीरो प्लस एम जी एच, यानी कि एम जी एच, ठीक है। यानी ए पॉइंट पे मेरी कितनी एनर्जी टोटल एम जी एच, बी पॉइंट पे मेरी टोटल एनर्जी कितनी है एम जी एच, और सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है एम जी एच। ये हो सकता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, सारी सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे भी दोनों का सम कितना आया था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आई थी, और यहाँ पे भी कितना है एम जी एच। इस सारे का कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी प्रोसेस के अंदर आपकी एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो, समझ गए मेरी बात। यानी कि टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड इन ऑल काइंड ऑफ सिस्टम, ठीक है। नोट कर लो एक बार इसको, नोट कर लिया होगा भाई। तो डेफिनेशन लिखनी हो तो अपनी कॉपी के लिए लिखो तो लिख लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एनर्जी
the total energy of all kinds in this universe remain constant। ठीक है, जरूरी नहीं है अभी इतने लिखो, कोई पूछे आप ये भी लिख सकते हो आप कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी चीज के साथ कंजर्वेटिव अक्षर लगाओ ना, कोई भी कंजर्वेशन ऑफ वगैरह हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, या जो भी कुछ भी लगाओ कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन का मतलब ये है कि उसका जो टोटल होगा, सम होगा, वो हमेशा अनचेंज्ड रहेगा। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, लेकिन जब हम टोटल की बात करेंगे तो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ना तो हम इसको ज्यादा कर सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं, यानी कि ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद उसको देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये और समझ लो आप, ये प्लस टू में आया हुआ है, प्लस टू में आएगा आपके पास प्रॉपर्टी के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये भी समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, ये आपके प्लस टू क्लास में आएगा। एनर्जी वाला था वो प्लस वन में काम आएगा, इसलिए वो दोनों ड्राई करवा दिया है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास टोटल चार्ज होगा वो हमेशा किसी भी सिस्टम के लिए क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। वो क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन जब भी हम उसकी टोटल की बात करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। समझ लो, एक बार समझना जरूरी होता है फिजिक्स में, याद रखना कोई जरूरी नहीं है। मान लो ये मेरे पास कोई बॉक्स है, क्या है, कोई बॉक्स है, इसके अंदर एक गेंद ये और एक ये, दो बॉल्स है मेरे पास। आपको पता होगा ना ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह तो 10th क्लास में पढ़ लिया आपने, ठीक है, चार्ज के बारे में। इसके पास मान लिया मैंने कितने हैं, 5 प्रोटॉन है और 5 ही क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है शुरुआत के अंदर। इसके साथ मान लिया मैंने कितने हैं, 7 प्रोटॉन है और 7 ही क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि आपको पता है कोई भी बॉडी अनचार्ज या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होती है, जिसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव। तो अब इसके पास उतना ही पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। जो बॉक्स में जोर जोर से अगर मान लो ऐसे हिलाता हूँ, जोर जोर से हिलाता हूँ, तो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, रब करेंगे आपस के अंदर। ठीक है ना, आपस में क्या होंगे, रब करेंगे। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कितने थे, प्रोटॉन। इसके पास 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे सिस्टम की बात करूं मैं, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है भाई, मान लेता हूं 5 और 5 कितना है, 10 और 7 कितना हुआ, 24। ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कितने हो गए, 5 और ये 12 क्या इसके साथ पॉजिटिव है, और 10 क्या इसके अंदर 22 हो गए ना, कितने हो गए, 12 और 12 24 हो गए। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है, 24। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा हूं मैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की सिस्टम का जो भी मैं प्रोसेस करूंगा बाद में या पहले जो भी किया, हमेशा पूरे सिस्टम का जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व। अब मैं आपस में रब हुए, इसको जोर जोर से हिलाया, इस बॉक्स को आपस में रब हुए तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये प्लस टू क्लास में देखना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर। ये मान लिया मैंने, इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए और इसके इसमें चले गए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसने इसमें से ले लिया, मान लिया मैंने आपका 2 प्रोटॉन ले लिए, पहली वाली गेंद के अंदर क्या कर लिया, 2 प्रोटॉन ले लिए इसके अंदर। ठीक है, और क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन। वैसे ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह का। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कभी सोचो ये ऐसा सर बोल रहे हैं। इसके पास कितने प्रोटॉन बच गए, इधर 5, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ठीक है ना भाई,
शुरुआत में ये बॉक्स था, ये सिस्टम था, इसके अंदर मैंने 2 गेंद रखी थी, इसके पास 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, और इस गेंद के पास 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन थे, और पूरे सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज हमारे पास कितना आया था, 24 आया था। समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर मैंने इसको क्या किया, जोर जोर से हिलाया ऐसे, तो आपस में क्या हुआ, गेंद आपस में टकराई तो इसमें क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर हो गया एक गेंद से दूसरी में। ठीक है, वर्क फंक्शन जिसका कम होता है उसके हिसाब से ट्रांसफर हो जाता है, ये बाद में पढ़ना। ठीक है, इसको हिलाया टकराया तो मैंने क्या कहा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल कर किसमें चले गए, इसमें चले गए। ठीक है, टकराने की वजह से। तो इसके पास अब टोटल कितने हो गए, 7 प्रोटॉन हो गए। और पूरे सिस्टम की बात करूं तो इसके पास टोटल कितने हैं, 7 और 5 है 12 चार्ज इधर है, और 7 और 5 है 12 इधर ही है। इसके साथ 2 किसमें चले गए, इसमें बचे कितने, इसके पास 5। फिर भी नेट तो कितना है, 24 ही है ना। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज किसी भी सिस्टम के लिए चार्ज को ना तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और ट्रांसफर हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ गए आप। ये इसके अंदर डेफिनेशन सबकी सेम ही है, डेफिनेशन सबकी सेम ही है। वी कैन नॉट क्रिएट और कैन नॉट डिस्ट्रॉय द टोटल चार्ज रिमेन अनचेंज। ठीक है, समझ गया मेरे पास। डेफिनेशन सबकी सेम है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कांस्टेंट या अनचेंज। तो वो फॉर्म के एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी वस्तु का मास भी हमेशा क्या रहता है, अनचेंज रहता है, कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, हाँ, बाद में आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी कि E = mc²। ये c होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, 12th में पढ़ना 8 यूनिट के अंदर। और ये मास, यानी कि मास को मैं बदल सकता हूँ, वो भी खत्म नहीं, सेम बात है। क्या मास क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है, हाँ वो मास एनर्जी में बदल सकता है। जैसे आपने नाम सुना होगा परमाणु बम का। ठीक है, उसके अंदर देखिए इस इक्वेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये सुन लो आप, कुछ लिखना उसमें है नहीं। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, सी होता है इधर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, और इसका भी स्क्वायर लिख रखा है। यानी अगर मैं मास मेरे पास 0.1 भी लू ना, 0.1, इतना कम मास भी लू किसी भी, इसका ग्राम में मिलीग्राम में इतना कम मास लूंगा, तो भी ये मास मल्टीप्लाई तो भाई इससे ही होगा ना, मल्टीप्लाई तो इससे ही होगा। यानी कि E = 1 ले लेता हूँ सुनाने के लिए, 1 × 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड का स्क्वायर है। यानी कि मेरा एक छोटा सा मास भी कितनी एनर्जी पैदा करेगा, देख लो कितनी ज्यादा एनर्जी पैदा करता है थोड़ा सा मास भी। और हाइड्रोजन बम और ये है ना आपके परमाणु बम, एटम बम बोलते हैं, इसके अंदर भी यही होता है। ठीक है, उसका जो मास जो होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। अब सोचो थोड़ा सा भी मास अगर उसका कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, तो एनर्जी कितनी मात्रा में रिलीज करेगा वो। ठीक है, लेकिन है ये क्या ही ट्रांसफर हो जाता है मास का एनर्जी के अंदर, कभी डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो एक होता है मोमेंटम। कौन सा पहले मोमेंटम कौन सी होता है, लीनियर मोमेंटम, और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर होता है कोई स्ट्रेट लाइन में चलता है उस चीज के लिए मोमेंटम, डिनोटेड बाय p से डिनोट करते हैं। और फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी जब कोई स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चलती हो। ठीक है, ऐसे मार्कर है, इसको यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो ऐसे ऐसे चलेगा, तो इसका मास गुणा में इसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगा, इसका मोमेंटम कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो ये कहता है किसी भी सिस्टम के अंदर आपका टोटल जो मोमेंटम होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा अनचेंज रहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे।
ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज अनचेंज्ड until the external force act on that। समझ गए ना मेरी बात? आप लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स ले तब तक उसका क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कोई भी ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स बना के कि इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन लीनियर मोमेंटम चेंज्ड, अनचेंज्ड, डबल या ट्रिपल। ठीक है ना? तो इफ एक्सटर्नल फोर्स 0 या एब्सेंस देन लीनियर मोमेंटम अनचेंज्ड। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप 9th क्लास में देख ही लिया होगा कि आप किसी बुलेट को फायर करते हो गन से, तो जब उसके अंदर बुलेट डाल देते हो गन के अंदर, उसके फायर करने से पहले का कुल मोमेंटम और बाद का कुल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। थोड़ा एग्जांपल लिए बता देता हूँ, हल्की सी दे दूँ। आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि मान लो मेरे पास कोई पिस्टल वगैरह है, इसके अंदर बुलेट डाल दी, तो इसके फायर करने से पहले का कुल मोमेंटम, टोटल मास पिस्टल का प्लस में मास है बुलेट का, उनकी कुल वेलोसिटी तो 0 ही होती है, इज इक्वल टू क्या होगा, उससे फायर करने के बाद का कुल मोमेंटम, मास किसका, गन का, और वेलोसिटी गन की, प्लस में मास किसका, बुलेट का, और वेलोसिटी किसकी। ये ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने कि फायर करने से पहले का कुल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। फायर करने से पहले का मोमेंटम यानी कि जब उसके अंदर बुलेट डाल दी हो गन के अंदर, तो दोनों का मास जुड़ गया, और वेलोसिटी तो 0 है, दोनों रुकी हुई है, चलिए थोड़ी। और फायर करने के बाद का मोमेंटम यानी उस पिस्टल जिससे आपकी गन क्या होती है, पीछे आती है। ठीक है, और ये बुलेट आगे, ये दोनों का दोनों कुल मोमेंटम क्या रहेगा आपके पास, हमेशा सेम रहता है। तो लीनियर मोमेंटम इज 0 कब, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, 0। ठीक है, समझ गए? एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय एल, ऐसे डिनोट करते हैं। फर्क देखो दोनों में कुछ नहीं है ज्यादा। ये क्या होता है, जब कोई आपकी बॉडी या वस्तु जब स्ट्रेट लाइन में चलती है ऐसे सीधी, अगर मैं ये मार्क करा इसको यहाँ पे फोर्स लगाया तो ऐसे चल रही है, तो ये पे मेरे पास है लीनियर मोमेंटम। पर ये मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊं इस जगह पे, तो क्या चलेगा, ये ऐसे क्या करेगा, मेज पे रख के करके देखना, ऐसे रोटेट करेगा ऐसे। ठीक है, एंगुलर में ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ऐसे जो घूमता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और जो फोर्स आप एक्ट करते हो, इस टाइम भी फोर्स नहीं बोलूंगा इसको मैं, जब ये यहाँ पे लग रहा था ऐसे, ठीक है, फोर्स था, जब इसको मैं लगाऊंगा इधर फोर्स है, तो इसको ये आगे ले जाने के बजाय वहीं पे क्या कराएगा, रोटेट कराएगा। और जो फोर्स उसको यहाँ पे रोटेट करा रहा है उसी को क्या नाम देता हूं मैं, टॉर्क का नाम देता हूँ, डिनोटेड बाय टो। ऐसे ये क्या मेरे पास, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या आपके पास, टॉर्क क्या आपके पास एक फोर्स ही है। एक्चुअली टॉर्क क्या है, एक फोर्स ही है, जो इसके क्या करता है, एक सिरे के ऊपर, किसी एक एंड के ऊपर क्या करता है, परपेंडिकुलर लगता है, और उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कराने के बजाय क्या कराता है, रोटेट कराता है उसको बोलते हैं टॉर्क। समझ गए? तो टॉर्क क्या एक तरह का आपका फोर्स ही है। ठीक है, टो से डिनोट करते हैं। और ये क्या आता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है इसका फार्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का फार्मूला। ठीक है, जैसे इधर मैंने फोर्स लगाया और ये जो है ना इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स के ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स लगाया ऐसे घुमाता है इसको। ठीक है, तो ये फोर्स ही होता है एक तरह का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगता है। तो हम फोर्स की जगह यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टॉर्क का यूज करते हैं। यानी कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क 0 then angular momentum L is also unchanged या 0। और फार्मूला क्या होता है इसका, I इंटू ओमेगा। ये होता है आपका इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, बाद में पढ़ना। और ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये दो बातें, एक्सटर्नल फोर्स 0 तो आपका लीनियर मोमेंटम अनचेंज, ये दो बातें। एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, एक्सटर्नल टॉर्क 0 तो आपका एंगुलर मोमेंटम
क्या होगा, अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नोट कर लो।